गुड्डू यादव के नाम से जानते हैं, तो मैं इस नाम की कहानी जानना चाहता हूँ कि ये नाम की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? तो हमारा शुरू से सभी लोग गुड्डू सर कहते थे, लेकिन हमने जो है अपना नाम में चेंज किया और अपना नाम संजीव कृष्णन रखा, क्योंकि लोगों में जो जात पात का भेदभाव है उसको मिटाने का एक छोटा सा प्रयास है। उस समय देखते थे अधिकतर लोग जो उम्मीदवार होते थे सबके आगे प्रोफेसर लगा रहता था, लेकिन एक अचानक एक ट्रेंड बदला और जो अपराध की दुनिया में, बाहुबली की दुनिया में वैसे लोग जो है विधायक एमपी का चुनाव लड़ने लगे और अच्छे लोग जो है इस प्रक्रिया से दूर जाना लगे। तो जैसे 5 साल आप लोग थे, तो यहाँ पे जब आप काम कर रहे थे लोगों के लिए, तो सबसे बड़ा तकलीफ या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? तो हमारा एक मानना है कि जब हम लोग पद पे आए हैं, ऐसे लोगों को जो सरकार योजनाएं चला रही है वो निम्न स्तर के जो लोग हैं जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, बड़ी सुगमता से पहुंचना चाहिए, बिना भ्रष्टाचार के पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक चैलेंजिंग वर्क है यहाँ पे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लोगों के नसों में बसा हुआ, उससे लड़ना थोड़ा। शराबबंदी सिर्फ कागज पे हुआ, लेकिन शराबबंदी होने के कारण जो है युवा जो है वो स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे नशाओं का अवलोकन और काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। जी। इसमें कहने में कोई दो रोज नहीं कि बिहार जो है जैसे उड़ता पंजाब था, भी उड़ता बिहार हो उड़ता गया बिहार। और जी। नशे के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसके कारण उसके पास कमाई नहीं है। आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आया हूँ उस जगह जहाँ मैं पैदा हुआ था, कुर्सेला। बरारी असेंबली में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का एक असेंबली है। और आज मैं जिस शख्स से मिल रहा हूँ उनको मैं बचपन से जानता हूँ। उन्होंने मेरा अच्छे से मेंटोरिंग किया, मेरा हर एक चीज में मेरा साथ दिया। वो मेरे चाचा है और आज मैं उनके साथ बैठकर आप लोगों के लिए उनकी जो विचारधारा है और जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज के जो गेस्ट हैं, संजीव कृष्णन जी उर्फ गुड्डू यादव, आपका हमारे जो शो है उसमें स्वागत है। आपके एबीसी वर्ल्ड का हम अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं और अपने आप पे हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आप यहाँ से निकलकर दिल्ली जैसे शहरों में आपने रहा, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की और पुनः अपनी मिट्टी के लिए, अपने बरारी के लिए आपने आया। पुनः एक बार आपका स्वागत है। जी जी। तो चाचा जी, बचपन से जो हम जानते हैं आपको गुड्डू यादव के नाम से जानते हैं, तो मैं इस नाम की कहानी जानना चाहता हूँ कि ये नाम की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? चूंकि देखिए हम जो जब से अपना हौज संभाले, चूंकि हम क्रिकेटर भी अच्छा रहे, जब खेलते थे इस इलाके में क्रिकेट और फुटबॉल काफ़ी अच्छा, और टीम वर्क है, और टीम वर्क में होता है कि जात पात से आप दूर रहते हैं। जी। उसके बाद हमने जो कार्य चुना वो शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा भी जात पात धर्म ये हमको आपस में लड़ने के लिए नहीं सिखाता है। तो हमारा शुरू से सभी लोग गुड्डू सर कहते थे, लेकिन हमने जो है अपना नाम में चेंज किया और अपना नाम संजीव कृष्णन रखा, क्योंकि लोगों में जो जात पात का भेदभाव है उसको मिटाने का एक छोटा सा प्रयास है। अच्छा, तो क्रिकेट आप बचपन में खेलते थे। आप अगर अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, जो पहले की आपकी जिंदगी थी, कहाँ से आप पढ़े हैं और कैसा रहा था इनिशियल सफर? देखिए हम लोग तो एक छोटा सा कस्बा है, और जो प्रथम प्रारंभिक शिक्षा है जी। उत्क्रमित अभी मध्य विद्यालय बना है, जिसको हम लोग घुरना स्कूल कहते थे। हम लोग यहीं से पढ़े हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों का जो घर है वो गांव में था, और वहाँ पे ये दादाजी का ही बनाया हुआ ज़मीन है जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं। और सरकारी विद्यालय का जो उस समय का पठन पाठन था उसकी तुलना कॉन्वेंट से नहीं की जा सकती। अच्छा। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया प्रारंभिक शिक्षा कुर्सेला में ही लिया है। अपना हाई स्कूल अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय, वहाँ से हमने मैट्रिक किया, और रामपरी योगेश्वर महाविद्यालय से इंटर की परीक्षा दी, और ऑनर्स जो है करते करते फिर हम लोग, चूँकि दैनिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पारिवारिक जिम्मेदारी थी, जो ऑनर्स हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तब से हम लोग जो है एक यहाँ पे ट्यूशन लाइन में आए। एक कोचिंग हम लोगों ने चलाया ज्ञान निकेतन के नाम से, अच्छा। और उसमें लगभग हमने अपना 9 वर्ष जो है कीमती उसमें देने का काम किया। फिर कमाई के लिए पटना चले गए, पटना में वोडाफोन में ज्वाइन किया, वहाँ पे अपना काम किया। 11 में फिर वापस आए और राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की। जी। तो आपकी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, उसकी प्रेरणा क्या थी? क्योंकि हमेशा से आप जब यहाँ पे रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं,
पर राजनीति बिहार में तो हमेशा बहुत गंदी मानी जाती है। तो इस गंदगी में घुसने की मतलब वो जो प्रेरणा आपको कैसे है? देखिए, चूंकि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे तो जब विधायक और एमपी का चुनाव होता था तो उस समय देखते थे अधिकतर लोग जो उम्मीदवार होते थे सबके आगे प्रोफेसर लगा रहता था। लेकिन एक अचानक एक ट्रेंड बदला और जो अपराध की दुनिया में, बाहुबली की दुनिया में वैसे लोग जो है विधायक एमपी का चुनाव लड़ने लगे और अच्छे लोग जो है इस प्रक्रिया से दूर जाना लगा। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम समाज में अच्छा करना चाहते हैं तो बुराई से लड़ना पड़ेगा, उससे डरना नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे आया और 2011 में जिला परिषद का यहाँ पे सदस्य का चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छा युवाओं ने हमें साथ दिया और हम उस समय जो है 3rd पोजीशन पे रहे जिला परिषद चुनाव में। अच्छा। फिर हमने 16 में भी लड़ने का काम किया, वहाँ पे हम रनर रहे और इस बार मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ जिसमें हमारी धर्मपत्नी जो है मुख्य पार्षद पर, जहाँ पे जात बली और धन बली और बाहुबली तीनों उम्मीदवार थे, कुर्सेला स्टेट से थे, बाकी यहाँ के जो 5 साल 10 साल 15 साल से जो जनप्रतिनिधि जम चुके थे वो लोग भी मैदान थे। लेकिन जनता ने एक पढ़े लिखे लोगों को चुना और समाज की अच्छाई के लिए हमें वोट दे करके इसमें विजयी बनाया हमारी धर्मपत्नी को, जिससे लगता और आए हैं आप, पहले भी कुर्सेला आते थे और आज भी कुर्सेला आप आए होंगे, तो कुर्सेला में जो बदलाव आया है वो कहने की नहीं, वो देखने की बात। जी जी जी। तो जैसे 5 साल आप लोग थे तो यहाँ पे जब आप काम कर रहे थे लोगों के लिए, तो सबसे बड़ा तकलीफ या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? देखिए, चैलेंज क्या है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे निरक्षरता जो है, साक्षर का जो क्वालिटी है बहुत कम है। अच्छा। काफ़ी लोग हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला चालक हैं या वेंडर हैं, वो अपना जीवन किसी तरह जो है यहाँ चलाते हैं। उस समय उनके जीवन में और सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम लोगों का जो कोसी गंगा का यह स्थल माना जाता है कुर्सेला, यहीं पे कोसी गंगा जो हम लोगों का मिलन होता है और दोनों का जो प्रकोप है, जो कोसी का जो अभिशाप कहा जाता है बिहार के लिए, वो हम लोग हर साल देखते हैं। गांव का गांव खत्म हो जा रहा है, लोग का फसल लगा हुआ खत्म जा रहा है, जिसके कारण हमारी गरीबी रेखा के जो नीचे तबके के लोग हैं वो काफी परेशान होते हैं। जी। तो हमारा एक मानना है कि जब हम लोग पद पे आए हैं, ऐसे लोगों को जो सरकार योजनाएं चला रही हैं वो निम्न स्तर के जो लोग हैं जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, बड़ी सुगमता से पहुंचना चाहिए, बिना भ्रष्टाचार के पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक चैलेंजिंग वर्क है यहाँ पे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लोगों के नसों में बसा हुआ, उससे लड़ना थोड़ा सा कठिन है और मुश्किल भी है, जी। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाई जारी रखे। तो यहाँ पर जैसे भ्रष्टाचार है और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी करा, तो आजकल एक नए मुद्दा और नया परेशानी चोरी और इन सब का भी बहुत बढ़ रहा है, नशा का भी बढ़ रहा है। तो युवाओं में जो चोरी और नशा है उसका इस जिला में आपके हिसाब से क्या है सिचुएशन? देखिए, बिहार, हमने पहले बोला कि बिहार एक बेरोजगार का राज्य है। यहाँ पे न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्रियां हैं, लोगों के लिए रोजगार सृजन का कोई संसाधन नहीं। मानव संसाधन है, जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं, अपना कमाते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये एक जटिल समस्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ लिखते हैं, पढ़ने के बाद भी वो घर में बैठे हुए हैं, रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। और जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है रोजी रोटी का। और इसके लिए जो हमारा जो निरक्षरता, उसके कारण जो जब से शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी सिर्फ कागज पे हुआ, लेकिन शराबबंदी होने के कारण जो है युवा जो है वो स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे नशाओं का अवलोकन और काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, जिसमें कहने में कोई दो रोज नहीं कि बिहार जो है जैसे उड़ता पंजाब था, भी उड़ता बिहार हो गया और नशे के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसके कारण उसके पास कमाई नहीं है और जब नशा करने की आवश्यकता होती है तो वो चोरी चपाटी कर रहे हैं। अगर सरकार यहाँ पे ध्यान दे, रोजगार सृजन करे, लोगों के पास रोजगार हो और एक समुचित विकास करने का जो प्रक्रिया है सरकार का वो आम लोगों तक पहुंचे, तो हम लोग इससे निजात पाएंगे। जी। तो जैसे पार्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और राजद ज्वाइन करके आप राजद में हैं, तो उसका मेन कारण क्या है?
देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और एक जो जेहन में है, जो दिली इच्छा है, वो आज आपके माध्यम से हमने लोगों को बताने का काम किया। पहले ही आपको हमने बताया कि हम क्रिकेटर रहे हैं, फुटबॉलर रहे हैं, एक टीम वर्क में विश्वास करते हैं। जी और हमारा जो हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुले बुले हैं इसकी, ये गुलदस्तान हमारा। तो गुलदस्ता बनता है सभी फूलों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जो धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान में लिखा है, अखंडता में एकता का जो पाठ हमने पढ़ा है, उसके लिए हमको राजद जो है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो पाठ पढ़ता है, हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। इसके लिए हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को प्रेरणा मानते हैं, और उन्हीं के तहत हम लोगों को भी ये मानना है कि समाज जो है सभी जात, समुदाय, धर्म के लेकर चलता है, उसका नाम समाज है। हम आज आज़ादी में जो हमारे पूर्वज भाग लिए थे, वो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई थी। अगर हम धर्म के नाम पर अपने देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तो आज़ादी में जो हम लोगों के लिए लड़ा, समझिए उसका हम लोग अपमान कर रहे हैं। तो जो संविधान ने हमें पाठ पढ़ाया है, उसी को लेकर के हम जनमानस तक जाते हैं, और जनमानस में ये बात करते हैं कि जो हम लोगों का जो भारत है, जितनी सुंदरता यहाँ पे है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सांप्रदायिकता ना हो करके धर्मनिरपेक्ष हो, ये हमारा मानना है। इसीलिए हमने राजद को चुना है। बाकी तो ऐसे लालू यादव जी की तो खुद की टीम है ही, और तेजस्वी जी तो क्रिकेट में हमेशा स्टार रहे हैं, उनके साथ तो आपका फिर अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। देखिए तेजस्वी जी युवा हैं, और युवा ही कुछ कर सकता है। जैसे कि बिहार का सबसे, पूरे भारत का सबसे चर्चित आंदोलन छात्र आंदोलन, जिसमें आदरणीय जेपी आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो छात्र का आंदोलन था, और छात्र ने ही इंदिरा गांधी को बदलने का काम किया था। तो छात्र में वो ताकत होता है, युवा में वो ताकत होता है कि आप बदलाव को और मजबूती से, क्रांति के साथ काम करके, जो बिहार अभी है अपराध में, महंगाई में, बेरोजगारी में, अगर इसको बदलना है तो एक युवा को लाना होगा। और युवा चेहरा अभी जो है, जो इस पाठ को, धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक न्याय को समझते हैं, वो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी समझ रहे हैं। और हम लोगों का इस बार मानना है कि वो इस बार बदलाव में अपना 100% देकर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन राजद में एक जैसे लोगों में परेशानी थी, क्योंकि उनका भी आपको 15 साल का राज था, ठीक है, और उस टाइम को कभी कभी लोग जंगल राज भी कहते हैं, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है, इससे हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा राजद की अगर हम बात करें तो हाँ, जो नीचे तबका के लोग थे, उनके अधिकार के लिए पहली बार जब अच्छे से आवाज उठी थी तो लालू जी ने उठाई थी। तो लोग थोड़े डरे भी हैं कि वापस वो जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आज का जो राजद है, क्या वो 2.0 है? उसने अपनी पुरानी कमियों को अब बदल दिया है? उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसमें हम आपको पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हम जो है इतिहास के भी विद्यार्थी रहे हैं जी जब मुगल शासन काल के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आया जी तो अंग्रेज जब आए तो यहाँ के लोगों को जो जमींदारी प्रथा था उसको उन्हें बढ़ाने का काम किया, और जब जाने लगा अंग्रेज तो फूट डालो नीति लाया, और जो यहाँ के लोग जमींदार थे, सामंतवाद थे, उनको उस पद पे आसीन कराया। तो जो जमींदारी प्रथा और सामंत प्रथा यहाँ पे चली आ रही थी, जो लोग हमारे 85% लोग जो बंधुआ मजदूर थे, जिनके साथ जो है समाज में छुआछूत किया जा रहा था, जिनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था, सिर्फ जो है उनको वोट बैंक के नाम पे किया जा रहा था। तो लगातार आजादी के बाद आप देखेंगे कि पहले जो सांसद विधायक बनते थे वो किसी राजा महाराजा के परिवार से ही बनते थे, लेकिन जब से सीएम हमारा लालू जी बने 1990 में, तो एक अलग सा पाठ पूरे बिहार में, जो पिछड़ों का राज है, दलितों का राज है, वंचितों का राज था, उनका एक अलग से चार्मिंग आया उनमें। लालू जी कहते थे उनके भाषण में, ये पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता नहीं जो अपने जो पोर वोटर है, जो गरीब गुरबा है, उसको अपने मन से कहने का, चूहा पकड़ने वालों, भैंस चराने वालों, टमटम चलाने वालों, एक आत्मीयता जुड़ता था उनके भाषण में। आम लोग भी उनसे जुड़ते थे और उनको वो दर्शाने का भी काम किया। एक मुन्नी रजक का नाम सुने हैं, वो उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। आप
दुनिया छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ से एक राज्यसभा सांसद बनाए, जो राज्यसभा सांसद बनना अभी कितना कठिन कार्य है। जी ऐसे आम कार्यकर्ता को ले जाकर उन्होंने नरेश यादव जी को राज्यसभा सांसद बनाया। तो उनमें एक झलक थी कि वो गरीब गुरबा समाज को आगे उठाते थे। एक चुन्नीलाल राजवंशी थी जो जीप चलाते थे, उनको उन्होंने विधायक बनाया। वो एक विद्यासागर निषाद जी थे, उनको, ऐसे बहुत से लोग, अभी राम वृक्ष सदा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं गरीब गुरबा समाज, जिसको बढ़ाने का काम किया। और जो एक खाई समाज में था, अमीरी का, गरीबी का, ये जमींदारी प्रथा का, सामंतवाद का, मजदूर का, किसान का, जो बीच में दरमियान दीवार था, उस दीवार को उन्होंने तोड़ने का काम किया और सभी लोगों को एक बेंच पे बैठाने का काम किया। जिसको लोग अपने दरवाजे तक नहीं चढ़ने देते थे, उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। अगर ये सामंतवादी लोग, जमींदारी प्रथा लोग इसको जंगल राज का नाम देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वही जंगल राज फिर हो, जिस जंगल राज में गरीब गुरबा वंचित शोषित का शासन हो। ये जंगल राज हमें मंजूर है। अच्छा ठीक है। ये तो बाकी अब जैसे आपने जेपी आंदोलन की बात करी थी, जेपी आंदोलन से आपको लालू जी निकले थे, नीतीश जी निकले थे और रामविलास पासवान जी निकले थे। अब बिहार की राजनीति में जो युवा है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी है, चिराग पासवान है, ठीक है, इन लोगों का, प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, अब एक युवा का वेव दिख रहा है। तो इस राजनीति में बदलाव जो आ रहा है, जहाँ पे युवा की प्रक्रिया और उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है युवा नेताओं के लिए, तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? और युवाओं के जो कोर मुद्दे हैं, क्योंकि बेचारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपको अगर पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, नए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वो युवाओं के प्रति ये इलेक्शन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी पार्टी क्या कर रही है युवाओं के लिए? देखिए, इस बार बिहार की जनसंख्या का आधा से ज्यादा युवाओं की मात्रा है। उसमें जो आदरणीय तेजस्वी जी पर विश्वास करने का, युवाओं का, उन्होंने काम करके दिखाया। आप देखेंगे 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने सृजन किया शिक्षक को, और मात्र 17 महीने में देने का काम किया। 17 महीने जाने के बाद अभी 18 महीना खत्म हो गया बीजेपी और जेडीयू का, लेकिन क्या कितना रोजगार दिया आप देख रहे हैं 18 महीने में। अगर ठीक है आदरणीय नीतीश जी ही रोजगार दे रहे थे, तो अभी क्यों नहीं दे रहे थे, उससे पहले क्यों नहीं दिए? आज घोषणा करते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में, तो अभी से 20 साल पहले से जोड़ लीजिए, तो नीतीश कुमार ही सत्ता में है, तो 20 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए उनके मुताबिक। लेकिन रोजगार सृजन का जो मैनिफेस्टो है, एक सभी का एक अलग अलग सोच होता है। तो जो लोग हैं, जैसे युवा चिराग जी हैं, चिराग जी ने एक लाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो सिर्फ नारा देने का काम किया, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे। आप, उनके पिताजी ने मुसलमानों के हित में, गोधरा कांड जब हुआ था तो उनके हित में उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार गिराने का काम किया, लेकिन आज चिराग जी उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों के गोद में खेल रहे हैं। ये मामला हम सिद्धांत का बता रहे हैं कि एक सिद्धांती सोच होना चाहिए। जो रामविलास जी का सोच था धर्मनिरपेक्षता का और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का, उन्होंने समर्थन जरूर दिया था, लेकिन जब देखा कि नहीं, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत सरकार का और सत्ता का मोह त्याग कर इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज चिराग जी जब वक्फ बिल का आया, उसमें उन्होंने सरकार का साथ दिया। एक तरफ वो कहते हैं कि हम रामविलास जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, और दूसरी तरफ उनका कथनी और करने में फर्क हो जाता है। तो युवा एक्टर हो जाना एक अलग बात है, लेकिन राजनेता होना दोनों अलग अलग बात है। राजनेता और समाज सेवा एक जमीनी स्तर पे करना पड़ेगा। हम स्टेज और माइक लेकर के भाषण देने से समाज हमारा नहीं बदलेगा। और अभी अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक स्टेजर हैं। वो किस तरह से हमको, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हम जो है चर्चा में है, ये वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जनता के दिलों में जो यहाँ पे समीकरण है, आम लोगों का समीकरण है, उसमें कैसे हम फिट बैठेंगे, इसके लिए उनको काम करने की जरूरत है। और जो बिहार का स्थिति है, बिहार में राजनीतिक जो करना है, जात पात का क्या यहाँ पे समीकरण है, सभी लोग अपना समीकरण साधने में रहते हैं। लेकिन पहली बार तेजस्वी जी ने बोला कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हम सभी लोगों को मौका देंगे।
और बिहार को बदलने का काम करेंगे। जो बिहार में पलायन की गति बढ़ी है, लगभग 3 करोड़ लोग जो बाहर में पलायन मजदूर यहाँ से काम कर रहे हैं, उनको वापस घर लौटाने की आवश्यकता है। 11 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला कि हम चीनी मिल मोतिहारी में जब अगली बार आएंगे तो चाय पियेंगे। अगली बार आए और चाय बिना पिए चले गए, क्योंकि चाय वाला आज चाय बनाना ही भूल गया हो शायद, ऐसा लगता है। लेकिन एक 11 साल, एक दशक बहुत कुछ कहता है भारत को बदलने का, बिहार को बदलने का। 20 साल से नीतीश जी हैं। आप पटना में ओवरफ्लाई और ब्रिज दे करके, मरीन ड्राइव दे करके बिहार के मजदूरों के घर में रोटी नहीं मिलेगा। जी। उससे हम विकास का मापदंड नहीं था। अगर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हम शहर में बना दें और इको पार्क बना दें, उससे हम गांव का तुलना करें कि हमने विकास किया, तो वो विकास का मायने नहीं। विकास जाके गांव में देखिए कि जो हमारा मजदूर है उसका 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है। अगर आप विकास करते, हमने खुले मन से कई बार बोला कि अगर बिहार और भारत अर्थव्यवस्था में कहते हैं तीसरा नंबर है, बनने जा रहा है, तो फिर हमारे यहाँ राशन लेने वालों की संख्या दुगुनी कैसे हो गई? 40 करोड़ से 80 करोड़ लोग हम राशन पे निर्भर कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। ये तो दोनों अलग अलग बात हो गई ना। हम भीख भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमीर भी हो रहे हैं। यही चल रहा है सरकार में, और जुमले का सरकार है, जुमलाबाजी चल रहा है। अभी जो चुनाव आया है तो नीतीश जी ने अपना पिटारा खोला है। आज जो हमारी मांगे हैं, जो मैनिफेस्टो तेजस्वी जी ने तैयार किया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और युवा आयोग बनाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को, गरीब माता बहनों को हम 2500 रुपया मंथली देंगे, वृद्धजनों को, विधवा को, दिव्यांग को 1500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, और पलायन रोकेंगे, रोजगार सृजन करेंगे। तो जो उनका मैनिफेस्टो है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, खेल के माध्यम से, सारा कुछ उन्होंने तैयार किया, और ये नकलची सरकार उसके पीछे पीछे जा रही है। अगर 200 यूनिट बोलते हैं तो अभी जो है तुरंत रिसेंट में ही 125 यूनिट उन्होंने कहा कि हम फ्री में देंगे। और आज का रिपोर्ट है कि जब सरकार अलग हुआ था तो उसी समय तेजस्वी जी ने कहा कि हमने जो है आशा और ममता के लिए सारा जो है फाइल बना चुका है। उनका जो वेतन है उसके लिए हम सरकार से निकल गए, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसको तुरंत जो है बहाल करे। लेकिन आज 18 महीने के बाद उसका नींद टूटा और वो फाइल सामने आया और आशा और ममताओं के वेतन को लागू किया गया। तो एक डर जो बना हुआ है एनडीए में, अगर 20 साल से अगर वो काम करते, ये डर जो है, जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं उसके पीछे पीछे वो कर रहे हैं, ये डर बोलता है कि वो समझ चुके हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है। जी। एक मुद्दा जो अभी बहुत ज़्यादा आपको बिहार में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर है, ठीक है, और मैं अलग अलग क्षेत्र में भी गया हूँ, वहाँ पे भी लोगों से बात किया है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट भी रिलीज करने वाला है, और उन्होंने बोला कि 98% लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो मैं आपके क्षेत्र जो बरारी असेंबली है, यहाँ का ग्रास रूट में एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि बहुत अलग अलग कहानियां मुझे सुनने को मिली। क्योंकि ये जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो सरकार लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है और परेशान भी किया जा रहा है, और इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं थी। लेकिन चूंकि वो जान रहे हैं कि हम जो कार्य किए हैं 20 साल में, इस बार हमारी सत्ता में आना नहीं। और बड़ा अच्छा बात बोले हमारे प्रतिपक्ष नेता ने कि पहले वोटर सरकार चुनती थी और अब सरकार वोटर चुन रही है जी। तो जो मतदाता पुनरीक्षण का बात है, ये देखेंगे कि बीएलओ क्या किया, जब फॉर्म ले आया और अपने से साइन कर करके जमा कर रहा, आधार कार्ड लेकर करके। कल जब आवश्यकता होगी, जब वहां पे मतदान की प्रक्रिया होगी, तो वहां पे साइन जब मिलाया जाएगा तो वो साइन नहीं मिलेगा और आपको मतदाता से वंचित किया जाएगा, वोट देने से आपको वंचित किया जाएगा। और जो 3 करोड़ लोग बाहर में हैं, अगर इलेक्शन कमीशन बोलती है कि हमने जो 98-99% जो है हमने कार्य कर लिया है, पेपर जमा कर लिया है, तो हम इलेक्शन कमीशन और सरकार को यही पूछना चाहते हैं कि जो 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, इसका कितना % 3 करोड़ होता है? वो लोग जो बाहर में है, उनका आधार कार्ड, उनका साइन कौन किया?
ये तो अपने सवाल में खुद पड़ा, या तो बिहार में पलायन नहीं हो रहा है, या तो बिहारी लोग बाहर में नहीं है, या यहाँ हैं तो कहाँ है, वो लोग कब आए। आपका सारा डाटा कह रहा है कि 3 से 4 करोड़ लोग बाहर में पलायन करके अपना गुजर बसर और मजदूरी कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 99% वोटर का पुनरीक्षण कर लिया, तो वो लोग 3 करोड़ क्या यहाँ आ गए। ये सवाल है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जो फर्जी डाटा पेश कर रही है ना, यही जाल में फंस रहे हैं वो। आखिर वो मजदूर जो बाहर खट रहे हैं उसका आपने कैसे किया मतदाता पुनरीक्षण, ये सवाल आप लोग भी जब जाते हैं तो इसको पूछिए उनसे। बाकी आपकी जो यहाँ की लोकल टीम है, क्या उन्होंने लोगों की मदद करी है फॉर्म भरने में, या आपने कभी इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज है उनसे कुछ नहीं, बात देखिए करने हम की लोगों कोशिश का, करी है? चूंकि हमारी पार्टी जो है इसमें कड़ी निगाहें रखी हुई थी, और हम लोग अपने माध्यम से जो है, हमारा जो वॉलंटियर्स है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं पंचायत स्तर पर बूथ लेवल पे, उन लोगों ने भी इसको बढ़िया से देखा है और जज किया है। और अलग से हम लोग सर्वे भी करा रहे हैं कि किसी का छूटे नहीं। सरकार जो नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना था कि जो मृत हैं और उनको छांटने का प्रयास किया गया, लेकिन ये तो हर साल चुनाव से पहले होता है। 22 लाख लोग मित्र हैं, मृत्यु के चले गए, उनका नाम है। तो जो हर साल आप जो करते हैं चुनाव से पहले एडिट होता है, जो जन्म जिसका जुड़ता है और कटता है। अच्छा जी। आप जैसे 18 वर्ष पूरेंगे तो आपका नाम जुड़ेगा, जो मृत्यु हो गया उसका बीएलओ काटता है। तो ये बीएलओ क्या कर रहा था, पिछले बार ही चुनाव हुआ आपका एमपी का 24 में, तो वो जो मृत व्यक्ति थे वो 22 लाख वोटर थे। ये वोटर 22 लाख जो फर्जी वोटर थे, ये किसको वोट दिया? या फर्जी वोटर के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सांसद लोग जीते हैं, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और फिर चुनाव में आना चाहिए। जैसे वोटर पुनरीक्षण तब कराना चाहिए उनको, जी। है ना। क्योंकि आप एक तरफ फर्जी वोटर बोल के आप सत्ता में हैं, उनका वोट ले लिए, और जब बिहार में चुनाव का आया तो पूरे भारत में एक बार बिहार में ही क्यों पुनरीक्षण हो रहा है? पूरे भारत में एक बार करवा लेते पुनरीक्षण, और उसके बाद आप चुनाव आते, सभी राज्यों में आते। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पे तानाशाह चल रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाकी जैसे बातें आपके पार्टी के जो लीडर है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बॉयकॉट के लिए भी बोला है कि अगर इलेक्शन कमीशन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, इसको सुधारेगी नहीं, तो हो सकता है इलेक्शन को हम लोग बॉयकॉट करें। इस बात पे आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए उनका मानना ये है कि जब आपने पहले ही तय कर लिया है कि चुनाव का रिजल्ट ये होना है, जब आप अभी से वोटर निरीक्षण के नाम पर लोगों को काटेंगे, जो लोग हैं उसको आप बाहर करेंगे, क्योंकि आपका ही जो 98% लोग बोला ना आपने कि निर्वाचन आयोग ने बोला कि हमने काम कर लिए, तो उसमें कहीं पे घुसपैठियों का जिक्र नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी का जिक्र नहीं है। और बांग्लादेशी के प्रति व्यक्ति आय में और बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर है, थोड़ा ये भी पता कर लेना चाहिए लोगों को। बांग्लादेशी यहाँ क्यों आएगा भुखमरी का शिकार होने के लिए, जब वहाँ अच्छा जीवन उनके लिए है। यहाँ 600 कुछ रुपया, वहाँ 3000 है, तो वहाँ लोग रहेंगे कि आपके यहाँ आएंगे? तो ये एक सवाल है, और उनका मानना है, हम कह रहे हैं कि वो इसलिए बोले कि जब आपने पहले तय कर लिया कि रिजल्ट क्या हो। अब एग्जाम में हम बैठेंगे, आप बैठेंगे और कोई और लोग बैठेंगे, लेकिन एग्जाम देने के बावजूद पहले से तय है कि सरफराज ही पास करेगा, हम लोग कुछ भी लिखें फेल ही करेंगे, तो वैसा एग्जाम में बैठने से क्या फायदा? जी, ये तो है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सारी अपोजिशन प्रॉपर्ली अच्छे से दबाव डाले तो चीजें बेहतर हो सकती है। पहले भी इलेक्शन का बॉयकॉट करने का बोला गया, दबाव डाल के चीजें सही हुई है, अपोजिशन जीती है। अब आते हैं आपके असेंबली में, बरारी असेंबली में, और इस एरिया में मेरे हिसाब से डूब क्षेत्र भी है, बाढ़ का बहुत परेशानी है, बारिश में पानी पूरा भर जाता है। तो बरारी असेंबली में क्या क्या कोर मुद्दे हैं जो आपने समझे हैं और जिस पे आप सोच रहे हैं कि आगे काम किया जाएगा? देखिए, बरारी का जो भौगोलिक दशा है, कुर्सेला से हम लोग जब निकलते हैं तो कुर्सेला से गंगा और कोसी यहाँ मिलन होता है जी। तो दोनों जो है गंगा का कटाव जाते जाते हम लोग पहुंच जाते हैं कटिहार के मोड़ तक, कोसी चला जाता है, गंगा मनिहारी की तरफ चला जाता है। तो जो समस्या है हम लोगों का, चूंकि हम लोग नदी किनारे हैं और लगातार
विस्थापित हो रहा है लोग। गांव का गांव जो है कटाव से प्रभावित होकर के गांव कट रहा है, लोग भाग रहे हैं और कहीं जा पर ऊंचे स्थान पर जाकर फिर चले जाते हैं, फिर अगले साल वहां से कट के फिर चले आते हैं। ये जो कटाव की प्रक्रिया है और पुनर्वास की प्रक्रिया है, हम लोगों ने कई बार 2011 से ही हम लोग एक आंदोलन चला रहे, पुनर्वास संघर्ष समिति बैनर के तरह, कि जो लोग कटाव पीड़ित हैं उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको पुनर्वास दिया जाए, भूमिहीनों को चूंकि वो लोग कट गया, घर द्वार कुछ है नहीं, वो लोग कहीं रह रहे हैं, तो सरकार इसको चिन्हित करे कि जो लोग कटे हैं, जो पहले गांव था वहां पे 500 लोग कटे थे, आज उनका परिवार बढ़ के 5000 हो गया, लेकिन सरकार जो है वही 500 पे ध्यान दिया हुआ है कि जो कटा हुआ। आज जो नई पीढ़ी, जो उनके बच्चे हैं, वो भी तो सड़क पे रह रहे हैं। नया उसको विस्थापित परिवारों को चिन्हित करके उनको घर देने का, मकान देने का, जमीन देने का, चूंकि कोई भी सरकारी लाभ उनके पास नहीं, सभी सरकारी लाभ से वंचित है। चूंकि जब जमीन नहीं है तो आपका आवासीय नहीं बनेगा, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो 2011 से जो है हम लोग पुनर्वास संघर्ष समिति बैनर के तले जो है कटाव पर और बाढ़ पीड़ित पर हम लोगों ने सरकार से मांग कर रहे हैं। और पूरे कटिहार के लिए, पूरा कटिहार जो आपका बराड़ी विधानसभा है, कदवा विधानसभा है, मनिहारी विधानसभा है, अहमदाबाद है, ये सब कटाव पीड़ित में आते हैं। यहाँ पर जो है महानंदा, जैसे कदवा है, महानंदा, अहमदाबाद में महानंदा नदी का खौफ है, अपने यहाँ मधेली सुधर बरंडी नदी का खौफ है, कुर्सेला, कोसी और गंगा का खौफ है, मनिहारी में गंगा का कटाव है। तो ये कटिहार पूरा जिला जो है ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। लेकिन जो सरकार के द्वारा कटाव पर काम होना चाहिए, जो स्पर का निर्माण होता है, जो बांध ठोकर बनाया जाता है, वो जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार क्या करती, जब बाढ़ का समय आता है तब पानी में बोरा भर भर के फेंकता है, उससे पहले जो पानी का रोकने का एक उपाय होना चाहिए जी। पूरा हम लोग समुंदर में रास्ता बना रहे हैं, दुबई में देखेंगे समुंदर में टनल बन गया अंदर अंदर, और एक बिहार में जो पानी नहीं रोक पा रहा, इसका एक समुचित निदान नहीं हो पा रहा। हम लोगों का चाहिए कि बाढ़ का जो है अस्थायी निदान चाहिए, है ना। हमको इनको राहत कार्य नहीं चाहिए। राहत कार्य के नाम पर हर साल जो लूट होता है बिहार में, ये अगर एक साल, अगर 5 वर्षीय में राहत कार्य नहीं हो करके बांध पर काम हो जाए, तो बिहार जो है पूरा ये जो कटाव से, बाढ़ से निजात पड़ जाएगा। लेकिन ये एक सरकारी तंत्र, लूट का तंत्र बना हुआ है, जो बाढ़ के नाम पर बिहार को बीमार किया जा रहा है, बिहार को लूट का केंद्र बनाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो हम लोगों जो यहाँ बराड़ी का जो लोकेशन है, जो भौगोलिक दशा है, ये काफी दयनीय है। अभी विकास के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। आज भी गोबराही दीरा ले लीजिए, बकिया सुखाई का दीरा ले लीजिए, जो दियरा इलाका है वो सरकार के विभिन्न योजनाओं से वंचित है। आज भी आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ के लोग आज भी 1947 वाला जीवन जी रहे हैं। आज भी वो लोग बरंडी नदी का पानी पी रहे हैं, गंगा नदी का पानी पी रहे हैं। उनके पास न रहने का घर है न कुछ है। जो सुख सुविधाएं सरकार दे रही हैं, जो शहर का मापदंड है, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। ये फर्क को जिस दिन सरकार समझ लेगी कि गरीब को हमको स्मार्ट सिटी नहीं, लालू की तरह स्मार्ट गांव चाहिए, तो हमारा बिहार, चूंकि भारत गांव का देश है, यहाँ पे गांव में जीवन बसता है, तो गांव को हमको सशक्त करना पड़ेगा, पंचायत को सशक्त करना पड़ेगा, तब हम विकास का जो बात बोल रहे हैं वो वाजिब में सही होगा और देश तब तरक्की करेगा। जी। बाकी जैसे बिहार में खेती सबसे ज्यादा करी जाती है और जॉब के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो आपका जो एरिया है कटिहार, आपको अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की क्यों ना हो, मखाना के लिए क्यों ना हो, जो आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? देखिए, कोसी क्षेत्र में अभी जो है हम लोग जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 फसल नकदी बहुत अच्छा होता है। एक आप मक्के का और दूसरा मखाना का। तो मखाना और मक्के आधारित अगर उद्योग होते हैं, चूंकि हमारे पास यहाँ कुर्सेला में भी 700 एकड़ रेलवे की जमीन, अच्छा 700 एकड़, अगर सरकार चाहे तो रेलवे में इस तरह की फैक्ट्रियां हम यहाँ बैठाएं। और सबसे बड़ा बात है कि अगर ये यहाँ पर जो हम लोग बाढ़ ग्रसित इलाके में है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है पानी। जी।
तो अगर हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जल ऊर्जा से बनाएं तो हमारा जो ये क्षेत्र है दोनों विकास करेगा। हम बिजली में आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे और इसको हम आगे बेचकर अपना जो बिहार का तरक्की करेंगे। तो सरकार को बोले ना कि रोजगार के लिए सरकार को एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमारे पास मानव संसाधन बिहार में, और हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम क्या चीज में अपना स्पेशलिस्ट हैं, उसके लिए हमको करना पड़ेगा। जैसे मक्का उद्योग यहाँ पे है, अब यहाँ से हरियाणा हम लोग मकई भेजते हैं, रेक पे रेक लोड करके जाता है। अगर किसान को यहाँ मिल जाए फैक्ट्री, उसको एक उचित दाम मिलेगा, किसान तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन सरकार बिहार में विगत 20 साल हम लालू के शासन को कोसते हैं, लेकिन लालू के शासन के समय 1990 में क्या था, इसको भी लोग को जिक्र करना चाहिए। गांव में 2 जोड़ी बैल लोगों के पास रहता था, ट्रैक्टर नहीं था, खेती इतनी अच्छी नहीं होती, सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ती रहता था। आज सभी एरिया में जो है डेवलप किया है, कंप्यूटर का युग आ गया, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग चांद तारे पे चले जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तो उस समय जो तरक्की है ये आदमी का तरक्की है, सरकार का तरक्की नहीं। जो क्वालिफिकेशन तभी लोगों में नहीं था, आज है। जो कॉन्वेंट, आज हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग, सबसे ज्यादा बिहार का पैसा जो है गरीबी, और गरीबी में सबसे ज्यादा पैसा मेडिकल में जाता है। आज आप ही बताएं कि बिहार में आपको अगर बोला जाए कि दिल्ली छोड़ के बिहार में इलाज कराइएगा तो कराएंगे? बिहार में कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल नहीं है जो बिहार में लोग दूसरे राज्य से आकर के यहाँ इलाज कराए। हम ही इलाज कराने के लिए बंगलोर जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सरकार एक अच्छा मेडिकल या यूनिवर्सिटी, एम्स का निर्माण यहाँ करे, तब ना बाहर का लोग आएगा और यहाँ का तरक्की होगा। जो आएंगे उनसे इनकम भी बनेगा। पर्यटक के स्थल में आज देखेंगे कि हमारे पास गंगा है, आज बनारस का कितना अति हो रहा है, और बिहार में ऐसा ऐसा स्पॉट बहुत है। अगर खुद कुर्सेला में कोसी गंगा के स्थल पे, और पूरे भारत में उत्तर वाहिनी गंगा बनारस के बाद कुर्सेला ही, इसको पर्यटक स्थल पर अगर हम विकास करें तो कितना यहाँ पर आएंगे पर्यटक, लोग आएंगे, विदेश लोग आएंगे, और इसी को हम लोग मानव संसाधन के रूप में यूज करेंगे। लोग की कमाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी। सिर्फ सरकारी नौकरी से ही लोग तरक्की नहीं करते हैं, रोजगार से भी तरक्की करते हैं। तो हमको बिहार में दोनों चीजों का सृजन करना पड़ेगा, एक सरकारी नौकरी का सृजन करना पड़ेगा, एक रोजगार का सृजन करेगा, तब बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। जो बिहार का जो अभी जो देख रहे हैं हम, तेजस्वी जी का जो विजन है, जो उनका जो काम करने का तरीका है, लगता है कि अगर सरकार बनती है तो बिहार जो है, उन्होंने बोला है कि 20 साल तो आपने नीतीश कुमार को देख लिया है और उनके पिताजी को भी देखा, वो समय चला गया। हमारे पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतना दुनिया नहीं देखे जितना हमने देखा है। तो उस बात को हम आज दोहराते तो नहीं, आज हम अपने हिसाब से जीने का काम कर रहे हैं ना। तो तेजस्वी जो कह रहा है, जो कर रहे हैं, वो लोग समझ रहा है, युवा समझ रहा है, और बदलाव होगा और बिहार तरक्की के रास्ते पर आएगा। इसके लिए हम लोग जो है भगवान से शुभकामनाएं भी कर रहे हैं कि बिहार को तरक्की पे लाएं, और बिहार के लिए इस बार जनता से भी अपील कर रहे हैं कि बिहार के लिए जो है तेजस्वी को लाना जरूरी है, और उनको वोट दे करके इस बार जो है 20 साल के सरकार को विदाई करें, खटाड़े की सरकार को हटाएं और तेजस्वी जी को लाएं। जी, बाकी इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, लोगों के बीच हमेशा रह रहे हैं, तो जो आपका पैशन क्रिकेट था वो कहीं छूट तो नहीं गया है? खेलने का वक्त मिलता है कि नहीं मिलता है? जो क्रिकेट है, तो जब देखते हैं टूर्नामेंट सब होता है, लोग जाते हैं, जब वहां पे हम लोग उद्घाटन करने जाते हैं तो मन करता है कि फिर से उतरें, लेकिन अब उतना समय भी नहीं है और उतना फिट भी नहीं है जो क्रिकेट खेल पाए। लेकिन मन तो करता है, चूंकि क्रिकेटर रहे हैं, और जो खिलाड़ी होता है, बैट जब हाथ में आता है तो मन करता है कि नहीं, 1-2 चलाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन समस्या है कि समय का अभाव है, और बस अब सिर्फ देखने का काम चल रहा है। हाँ, बाकी अब तो मेरे हिसाब से इलेक्शन पास है, तो खेलना तो बनता रहेगा, चाहे इलेक्शन में ही क्यों नहीं। देखिए, खेल का माध्यम सिर्फ अब जो इस फील्ड पे आए हैं, राजनीतिक भी जो है, यहाँ पर भी जो है, जिस तरह से हम लोग बाउंड्री के बाहर बॉल करते हैं, इस बार जो है नीतीश कुमार को बाउंड्री के बाहर करेंगे और हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं, और सरकार बनेगा। जी,
ये तो जनता बताएगी। बाकी जो आपका विजन है वो बहुत ही अच्छा है, और लोगों तक वो पहुंचे, लोगों तक अच्छे से आप बात अपनी पहुंचाएं, ठीक है, उनसे मिले। और इस बार तो बिहार को बदलना चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि ज़रूरत है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी हम लोग उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाए। जो सबसे पहली राजधानी इंडिया की अगर थी तो वो बिहार में थी। बुद्धा जी जो इतना बड़ा क्रांति लेकर आए वो बिहार के थे। हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो बिहार से थे। आज भी बिहार के जितने भी अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर जाते हैं, वहां पे तरक्की कर रहे हैं, उनको वापस बिहार आना है। पर वो तभी आ पाएंगे जब हम लोग बिहार को उस लेवल पे एक लेके आएंगे, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही हम लोग उन बच्चों को नहीं दे पाए तो उन बच्चों की भी तो गलती नहीं है, क्योंकि उनकी भी तो जिंदगी है। तो आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने अब आपके कंधों पे दे के गए हैं। और हम लोग से भी जितनी मदद हो पाएगी बिहार के लिए, हम लोग हमेशा खड़े हैं। ठीक है, आपसे जल्दी फिर से मैं मुलाकात ज़रूर करना चाहूँगा। और आपको बहुत ज़्यादा मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें इस इलेक्शन में और लोगों के लिए खड़े रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना सत्ता है ना कोई और चीज़ है, वो बिहार के लोग हैं। और अगर उन लोगों का भला हो रहा है तो सबका भला हो रहा है। तो एक बार आप कैमरे में देख के प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको ये बातचीत। देखिए, ये जो टीम है एबीसी की, एबीसी वर्ल्ड, ये हमारा अपना घरेलू संबंध है, ये हमारे भतीजे हैं। और इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप आएँ और अपने माटी के लिए कुछ करें, अपने बरारी के लिए कुछ करना है। तो इन्होंने अपना समय निकाला और दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आकर बरारी के लिए काम कर रहे हैं। और बरारी, हमारा मानना है कि बरारी विकास करे, इस बदलाव में आए और बरारी में जो पुल पुलिया, रोजगार और निरक्षरता का जो स्तर है उसको हम लोग ऊंचे मापदंड तक ले जाएं। इनके माध्यम से जो है आम जनता को जागरूक होगा। और जागरूकता लाइए कि जात पात से, धर्म से देश का और समाज का विकास नहीं होता है। समाज का विकास अच्छे जनप्रतिनिधि से होता है। और वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो जात पात धर्म को भूलकर समाज सेवा के लिए जिए, ना कि कुर्सी के लिए करे। कुर्सियां, विधायक तो बहुत बनते हैं, लेकिन इस बार जो है आपको अपना बेटा का चुनाव करना है, आपको अपने सेवक का चुनाव करना है। विधायक का चुनाव नहीं करना है, जनप्रतिनिधि का नहीं करना है। आपको अपने घर के लोगों का चुनाव करना है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहे, आपके हर एक परिस्थिति में, जिसके यहाँ रात्रि के 12 बजे भी आप आसानी से उनको जगा सकते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। और बरारी को विकास के चरम पे ले जाने की आवश्यकता है। हम तहे दिल से सरफराज जी को, इनके टीम को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिल्ली छोड़कर बिहार आए और बिहार में बरारी में अपने गांव के लिए आप कार्य कर रहे हैं। ये पूरा जो गर्व है महसूस होता है कि आज इस छोटे इलाके के लोग भी दिल्ली में जाकर के अपना खूंटा गाड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई।